एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही हो, जहाँ पे मेटल लिगेंड्स के साथ अटैच है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखो लिगेंड है, लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा मेटल आयन को, और इस तरह की जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जहाँ पे सिर्फ एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब इसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? देखो, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये आपके पास दो एटम्स हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, और ये आ गया अब आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो वेरी कर रहा है। ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। और ये वाला बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है दोनों के केस में, बट जब बॉन्ड फॉर्म हो गया उसके बाद इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो लिगेंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मेटल आयंस के वेकेंट ऑर्बिटल्स में। सारे लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे। ये आपके पास आगे 6 लिगेंड्स, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा +3। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, यहाँ पे हम मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। और अगर हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज तो आपको डिफरेंट ही मिलेगा। क्यों डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पे देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारे लिगेंड्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं, और लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। मतलब यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे -6 चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से +3 -6, यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा मेटल के ऊपर वो -3 चार्ज आ रहा है। -3 चार्ज मतलब मेटल के ऊपर आ रहा है अब नेगेटिव चार्ज। मेटल क्या अटेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्या मेटल कभी नेगेटिव चार्ज अटेन कर सकता है? मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पे तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन लिगेंड्स की वजह से इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ रहा है, तब तो ये कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, बट ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, और बड़े सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं, ये आपने देखा ही है। ये एक्सप्लेन करेगा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की कि इस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाए 0 या फिर नियर टू 0। अब हम 0 चार्ज की क्यों बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो ये भी आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि यहाँ पे आयन और एटम की स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे न्यूट्रल चार्ज होगा उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम
यहाँ पे ज़ीरो चार्ज या फिर नियर टू ज़ीरो चार्ज की बात करेंगे। अब ये जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जो रेजिडुअल चार्ज होगा या फिर हम रियल चार्ज बोलेंगे, उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फॉर्मल चार्ज और रेजिडुअल चार्ज या फिर रियल चार्ज में डिफरेंस होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होगा? इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स इन अ मॉलिक्यूल in such a way as to leave the residual charge on each atoms is zero or near to zero। अब इसको अच्छे से समझने के लिए ये हम डायग्राम ले लेते हैं। आपकी रेफरेंस बुक से ही ये डायग्राम लिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारे लिगेंड्स अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को दे रहे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब अमाइन लिगेंड्स ने क्या किया? अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है, तो इन सब के ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और सेंट्रल मेटल आयन की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज था +3 और इन्होंने सबने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है, तो -6, मतलब टोटल चार्ज आ जाएगा यहाँ पे -3 चार्ज आ गया। मेटल आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन करा ही नहीं पाएंगे ये फॉर्मल चार्ज की वजह से। ठीक है। अब जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हुई इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हुई। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में, इस मॉलिक्यूल में जो हर एटम्स हैं वो अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चार्ज को कि सारे एटम्स के ऊपर जो रेजिडुअल चार्ज है, जो रियल चार्ज है, वो या तो ज़ीरो आ जाए या फिर नियर टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है। तो ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपकी रेफरेंस बुक में क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने ये जो रियलिस्टिक चार्ज है ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको अभी ध्यान में नहीं रखना है, ये आपको गिवन ही होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि रेजिडुअल चार्ज दिया हुआ है लिगेंड्स का। सारे लिगेंड्स का जो रियल चार्ज है वो है +1/2। अब हमें फाइंड आउट करना है रियल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करो। यहाँ पे देखो x मान लो इसके चार्ज को, लिगेंड्स कितने हैं? 6 हैं, सबके ऊपर रियल चार्ज कितना है? 1/2 है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना था? +3 था। ये कट गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई? अब 0 आ गई। यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर रियलिस्टिक चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल दिया है ये पॉलिंग ने दिया है। अब हम देखेंगे कि चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है। तो लिगेंड्स की हेल्प से चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, मेटल्स की हेल्प से चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये कैसे होगा वो देखते हैं। तो लिगेंड्स के केस में फर्स्ट फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड्स। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी लिगेंड्स की, उतना ही चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये कैसे होगा ये एग्जांपल लेके हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अगर लिगेंड्स पाई एक्सेप्टर हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में भी चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेटल्स का केस लेंगे। मेटल के केस में अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेंगे तो चार्ज भी न्यूट्रलाइज होगा, और मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज करेंगे तब भी चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। अब इन सारे फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट शुरू करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड्स के साथ। जर्नल हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास कोई मेटल आयन है, ये लिगेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर ये लिगेंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
यहाँ पे अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। इसके केस में क्या आ सकता है, ऑक्सीजन डोनर एटम हो या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम हो या फिर फ्लोराइड लिगेंड्स हो। तो इनके केस में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लिगेंड पुल करेगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपको लिगेंड की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। लिगेंड की तरफ पुल हो रहा है ज़्यादा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। लिगेंड एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ भी खींच रहा है, जिसकी वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर आ गया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। NiCl4 नेगेटिव, ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2। बट अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 4 क्लोराइड लिगेंड्स की वजह से जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, -4 + 2 फॉर्मल चार्ज आएगा यहाँ पे -2। नेगेटिव चार्ज आ रहा है निकल के ऊपर। स्टिल ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे जो रियल चार्ज है मेटल के ऊपर, जो रियल चार्ज होगा वो नियर टू 0 ही आएगा। नियर टू 0 आ रहा है। कैसे हो रहा है ये? चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हो रहा है। अब ये रियल चार्ज कितना होगा ये पॉलिंग ने कैलकुलेट करके बताया है, बट आपको वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि कोई A कॉम्प्लेक्स है, B कॉम्प्लेक्स है, C कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मेटल आयन के ऊपर जो रियल चार्ज है वो 0.1 है या फिर 0.2 है या फिर -0.8 है। इसके केस में हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि कहाँ पे रियल चार्ज की वैल्यू, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कहाँ पे रियल चार्ज की वैल्यू क्लोज टू 0 होगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लोज है 0 के, मतलब A कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबल होगा मोर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक बॉन्डिंग की या फिर पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड्स की। इसके केस में देखो, अब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 0 आ रही है। बट अगर हम फॉर्मल चार्ज की यहाँ पे बात करें, ये 4 कार्बोनिल लिगेंड्स जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आएगा -4 मोर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर भी ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे ये मेटल है, ये आपके पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो इसके केस में क्या होगा, एक बार तो ये वाला ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि इसके पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स भी हैं, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच भी लेगा। ये एक बार दे रहा है पर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन्स ले भी रहा है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है, अब न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है चार्ज की। जिसकी वजह से जो रियल चार्ज होगा, रियल चार्ज जो होगा या तो 0 होगा या फिर क्लोज टू 0 होगा। ठीक है, इसके लिए इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे जर्नल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये मेटल आयन है, ये मेटल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा लिगेंड एक बार। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये तो स्टेबल है नहीं। बट अब ये वाला लिगेंड क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे देखो मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो चला गया
और ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई चार्ज न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। पहले क्या था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, बट अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबल मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब मेटल्स के केस में हमने क्या बोला था, ये अब यहाँ पे लिख लेना, मेटल्स की हेल्प से कैसे चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे बाय डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। बाय डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है, देखो ये मेटल आयन है, यहाँ पे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर ली। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में आप देख सकते हो लिगेंड 6 आ गए, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगी, अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, नेगेटिव चार्ज होगा मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, जबकि ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे मेटल के ऊपर +2 चार्ज आएगा, यहाँ पे भी मेटल के ऊपर +2 चार्ज ही आएगा। अब ये लेस स्टेबल क्यों है, लेस स्टेबल क्यों है, ये हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फॉर्मल चार्ज आएगा -2, बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉर्मल चार्ज आएगा -4, मोर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मेटल के ऊपर। और अब जो क्लोराइड लीगेंड है ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अगर हम NiF6 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज तो +2 ही आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे -4 आएगा। बट यहाँ पे देखो निकल के साथ फ्लोराइड लीगेंड्स लगे हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये फ्लोराइड लीगेंड्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वैसे वैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ भी खींच रहे हैं, मतलब यहाँ पे चार्ज की ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगी। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, चार्ज की मोर न्यूट्रलाइजेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी। इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है, बट ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, आप बोल सकते हो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे या तो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज करके चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लीगेंड्स लाके चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा ये आपको पता लगाना है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, लीगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है। और अगर हम ब्रोमाइड लीगेंड लेते हैं तो इसके केस में तो और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखना कि जैसे जैसे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में लेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर डी ऑर्बिटल्स में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा कि ऑलरेडी पहले तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करेंगे तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और भी इंक्रीज हो जाएगी,
मोर इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे चार्ज को उतना न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऐसे मेटल आयंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे लेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया भी था कि जनरली जो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कॉम्प्लेक्सेस की ही फॉर्मेशन होती है। जैसे आपके पास AgNH3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, CuCl2 इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो मेटल के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मेटल के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लेस कोऑर्डिनेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस, लेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस की ही फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जैसे जैसे मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे चार्ज की मोर न्यूट्रलाइजेशन होती है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो Ml4 आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल सेम है, लिगेंड सेम है। यहाँ पे वेरी क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। यहाँ पे ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर यहाँ पे हम फॉर्मल चार्ज देखें तो फॉर्मल चार्ज आएगा -2, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आएगा -1। लेस नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है। लेस नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को ईजिली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू मोर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को। तो ये वाला चार्ज क्या होगा? ईजिली न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। फर्स्ट एप्लीकेशन आती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे हम नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। बट ये बात ध्यान में रखना कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इनके केस में वेरी करती है। वो फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपके पास क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी और भी बड़े सारे फैक्टर्स होंगे। तो जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करनी है, स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपको नहीं लगाना होगा जब तक पूछा ना जाए। ठीक है, अगर हम नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, जैसे एस ब्लॉक के मेटल्स हो गए या फिर पी ब्लॉक के मेटल के कॉम्प्लेक्सेस हो गए, तो इनके केस में हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की हेल्प से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो और सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड सेम है। वेरी क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी कर रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा वैसे वैसे चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, मोर न्यूट्रलाइज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और हम रियलिस्टिक चार्ज की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आएगा -4 और इसके लिए फॉर्मल चार्ज आएगा -2। और रियलिस्टिक चार्ज की कैलकुलेशन करने के बाद, रियलिस्टिक चार्ज की कैलकुलेशन कैसे होगी? पहले परसेंटेज आयनिक करेक्टर फाइंड आउट किया जाता है, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज लगा के रियलिस्टिक चार्ज फाइंड आउट किया जाता है। तो डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, रियलिस्टिक चार्ज आपको गिवन ही होगा। ये सेंट्रल मेटल आयन के लिए फॉर्मल चार्ज आ गया -4, बट यहाँ पे रियलिस्टिक चार्ज आता है -1.24, और इसके केस में फॉर्मल चार्ज आता है -2 बट रियलिस्टिक चार्ज आता है -0.16। अब ये यहाँ पे इस सेंट्रल एटम के लिए जो रियलिस्टिक चार्ज आया है ये मोर क्लोज आया है टू ज़ीरो, मोर क्लोज टू ज़ीरो, मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पे वेरिएशन देखो,
यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +1, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम फॉर्मल चार्ज देखें तो इसके केस में फॉर्मल चार्ज आएगा -5, इसके केस में फॉर्मल चार्ज आएगा -4 और इसके केस में फॉर्मल चार्ज आएगा -3। जहाँ पे फॉर्मल चार्ज जितना कम नेगेटिव है उतना ही इस नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को मोर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन से, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और भी कॉम्प्लेक्स के आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे AlF6 3 नेगेटिव है और AlNH3 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव होगा। इसके केस में कौन से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों के केस में सेम ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो लीगेंड्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब यहाँ पे चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, जहाँ पे मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, तो एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास ये वाला 6 3 पॉजिटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स है COF6 3 नेगेटिव। इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात हमने करनी है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो F फ्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड है, तो यहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट आइडियली ये स्टेबल होता है। अब ये कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आपको इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है जब आप थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो मेटल सबके सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम है, वेरी क्या कर रहे हैं? लीगेंड्स वेरी कर रहे हैं। तो डोनर एटम्स देखते हैं। इसके केस में ऑक्सीजन डोनर एटम है, सेकेंड के केस में नाइट्रोजन, थर्ड कॉम्प्लेक्स के केस में फ्लोरीन डोनर एटम है और उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लीगेंड क्या है? वाटर है और यहाँ पे लीगेंड है फ्लोराइड। अब इसके केस में यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों ही लीगेंड्स की। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी तो ज़्यादा ही होने वाली है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन कर लेते हैं। एक में आपके पास दिया हुआ है Al अमाइन लीगेंड है और दूसरे में दिया हुआ है Al आइसोसाइनाइड है। लीगेंड कुछ इस तरह का है, ये CH3। ठीक है, अब इन दोनों लीगेंड्स का कंपैरिजन करो। ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, ये क्या है? पाई एक्सेप्टर लीगेंड है। तो यहाँ पे देखो एक ही लीगेंड की अभी मैं बात कर रही हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? मेटल से फिर से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, अपनी तरफ पुल करने की। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे। अब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा नहीं, मतलब यहाँ पे चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होगी, चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होगी तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे तो अब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड तो है नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों की ही सेम है, इसीलिए लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, जहाँ पे अमाइन लिगेंड है वो लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं।
इसमें भी पूछा जाएगा आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस दे सकते हैं, ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स लिए हुए हैं। और रियल चार्ज, यहाँ पे मेटल आयन के ऊपर जो रियल चार्ज है, रियलिस्टिक चार्ज है, वो गिवन है। हमें बताना है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर हम रियलिस्टिक चार्ज का कंपैरिजन करें तो इसके केस में ये वाला चार्ज मोर क्लोज टू 0 है, और अगर जितना क्लोज टू 0 होगा उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो MXN टाइप जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन FeCN63 नेगेटिव अ रियलिस्टिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट इन ईच लिगेंड्स कैरिंग अ चार्ज ऑफ, ये चार्ज कैरी कर रहा है सेंट्रल एटम के ऊपर, हमें रियलिस्टिक चार्ज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके केस में आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मेटल की। और नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर लीगेंड के ऊपर चार्ज आ रहा है, रियलिस्टिक चार्ज आ रहा है -2/3। तो यहाँ पे 6 लीगेंड्स हैं, 6 साइनाइड लीगेंड्स हैं, सबके ऊपर चार्ज आएगा, रियलिस्टिक चार्ज आएगा -2/3। और हमें आयरन के ऊपर रियलिस्टिक चार्ज फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा बहुत अगर मैथ्स आपको आता होगा तो इजीली क्वेश्चन कर लोगे आप। यहाँ पे इसके लिए आयरन के लिए x मान लो, और 6 लीगेंड्स हैं तो 6 लीगेंड्स हमने लिख लिए। यहाँ पे 6 × -2/3 है रियलिस्टिक चार्ज, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ रहा है -3। यहाँ पे ये कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, x - 4 = -3। तो यहाँ पे जो आयरन के ऊपर रियलिस्टिक चार्ज आएगा वो +1 आएगा, ठीक है। तो जो आइडल चार्ज है या नियर टू चार्ज हम बोल रहे हैं, नियर टू चार्ज, ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग -1 to +1 तक आता है। तो ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शंस दिए हुए होंगे आपको। ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और मेटल के ऊपर रियलिस्टिक चार्ज क्या है, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये वैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस की एग्जिस्टेंस होती है। तो ये डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस होंगे, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन होंगे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लीनियर ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। अब ये एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, कोबाल्ट आ रहा है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, लो कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पे उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा इजीली कराई जा सकती है, इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा। बट ये जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और यहाँ पे तो इन लीगेंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम होगी, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स तो और भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन है और हमें बताना है कि कौन सा आपको इन रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स कौन से मिलेंगे, ठीक है, सुटेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। बट इसके केस में जब क्लोराइड लीगेंड के साथ एक्सचेंज करेंगे वाटर लीगेंड्स को, तो इसके केस में अब क्लोराइड लीगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे लेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ना कि इस कॉम्प्लेक्स की। और इसके केस में भी रिएक्शन हो रही है NaCl के साथ,
तो यहाँ पे भी NiCl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे रिएक्शन टाइप भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से पूछे जा सकते हैं जो आपकी रेफरेंस बुक्स में दिए हुए हैं, वो सारे मैंने लेने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइज।